मैं डॉक्टर राकेश जड़गवन, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ईडीबी की मतगणना कैसे करें, इलेक्शन ड्यूटी बैलेट की गणना कैसे करें, इसके बारे में यह वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ईडीबी की गणना जब हम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि यह मतपत्र से गणना होती है और वे निर्वाचन कर्तव्य पर आरूढ़ अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो मतदान केंद्र पर अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। उन्हें बैलेट पेपर दिया जाता है और वे पारंपरिक तरीके से किसी भी तरह का निशान लगा करके मतांकन करते हैं। यह ध्यान रहे कि कोई भी निशान आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि मतांकन के लिए किस निशान का उपयोग किया जाएगा या किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग यह देखें कि ईडीबी की गणना का प्रारंभ आप कैसे करेंगे। इस प्रकार का लिफाफा आपके टेबल पर मिलेगा। ईडीबी की गणना हमेशा आरओ के निर्देशन में और आरओ के टेबल पर होती है। अधिक मतपत्र होने के स्थिति में 2 एआरओ आपके साथ हो सकते हैं आपकी मदद करने के लिए, प्लस पर्यवेक्षक और गणना सहायक वहां पर होंगे। जो लिफाफा मिलता है, यह बड़ा लिफाफा, यह 19 ख है। इस पर उस निगम का नाम लिखा होगा जिसके लिए मतदान है, पद का नाम लिखा होगा, अगर महापौर के लिए तो वार्ड नहीं होगा, या अध्यक्ष के लिए तो वार्ड का नाम नहीं होगा, और अगर पार्षद के लिए है तो वार्ड क्रमांक लिखा होगा। यह ऊपर स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि किस पद के लिए मतदान है। और रिटर्निंग अधिकारी, मैंने उदाहरण लिया रायपुर नगर निगम, तो रायपुर, जिला रायपुर लिखा हुआ है और यहाँ पर भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे। जब आपको यह लिफाफा मिलता है तो आपको ये देखना चाहिए कि इस पर यह जानकारी भरी हुई है कि नहीं। कम से कम पद नाम होना चाहिए, क्योंकि हर पद के लिए, अध्यक्ष या महापौर के लिए और पार्षद के लिए अलग अलग लिफाफे होंगे। एक ही लिफाफा दोनों पदों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। मिलने के बाद हम इस लिफाफे की, बंद किया हुआ होगा, चपड़े से बंद नहीं होगा, हम इस लिफाफे को काटेंगे। इसके भीतर से हमें 2 चीजें मिलनी चाहिए। आप देखेंगे, एक छोटा लिफाफा और एक घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र प्रारूप 19 ग है और यह छोटा लिफाफा प्रारूप 19 क है। 19 क में मतपत्र होता है जो यह भी बंद किया हुआ होगा। मतपत्र के ऊपर भेजने वाले का कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता है, केवल पद होगा, निकाय का नाम होगा। जैसे रायपुर नगर निगम मैंने लिखा हुआ है किस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए मतदान है, और यहाँ पर मतपत्र का क्रमांक लिखा गया है ED 001234। जो भी क्रमांक होगा, एक काल्पनिक संख्या मैंने लिखी है, मतपत्र का क्रमांक लिखा होगा, यह बंद होगा। साथ में यह घोषणा होगी, घोषणा प्रारूप 19 ग, जिसमें भेजने वाला अपना नाम लिखता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे मतपत्र क्रमांक ED 001234 दिया गया है, हस्ताक्षर करता है, उसके हस्ताक्षर को कोई अभिप्रमाणित करता है। यह ध्यान रहे कि अभिप्रमाणन अधिकारी केवल अपना नाम भी, पदनाम भी लिखे तो अभिप्रमाणन वैलिड है। सील अगर उसके पास नहीं है तो वह पदनाम लिख सकता है, और अगर सील है तो वह सील लगा के करेगा। तो जब हम यह बड़ा लिफाफा खोलते हैं तो हमें पहला ये 2 चीजें मिलनी चाहिए, यह छोटा लिफाफा मतपत्र का और यह घोषणा। इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो यह मतपत्र खारिज होगा। दूसरा, यह जो घोषणा है, इसमें भेजने वाले का नाम, उसके हस्ताक्षर और अभिप्रमाणन, ये 3 चीजें मिलनी चाहिए। चौथा, मतपत्र का क्रमांक लिखा होगा जो इस छोटे लिफाफे पर लिखे गए मतपत्र के क्रमांक से मेल खाना चाहिए, दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। घोषणा सही ढंग से भरी गई है, छोटा लिफाफा साथ में मौजूद है, मतपत्र के क्रमांक मेल करते हैं, यानी यह मतपत्र सही है। इस चरण में घोषणा एक अलग फाइल में रखी जाएगी, बड़ा लिफाफा हटा दिया जाएगा और छोटा लिफाफा एक अलग ट्रे में रखा जाएगा बिना खोले। इसको छोटे ट्रे में रखेंगे और ऐसे बारी बारी से सभी मतपत्रों को देखते जाएंगे। थोड़ी देर को मान लें कि हमने यह लिफाफा खोला बड़ा वाला और हमें केवल छोटा लिफाफा मिला, यह घोषणा नहीं मिली, तो यह खारिज होगा। हम इस छोटे लिफाफे को और घोषणा को वापस इस बड़े लिफाफे में डालेंगे और पूरे बड़े लिफाफे को खारिज वाले ट्रे में डालेंगे। खारिज होने के और भी कारण हैं, मतपत्र की संख्या घोषणा से मेल नहीं करना, भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं होना, अभिप्रमाणन करने वाले के हस्ताक्षर नहीं होना या पदनाम का लिखा हुआ नहीं होना। तो घोषणा में भी कोई त्रुटि हो, बैलेट पेपर का नंबर ना मिलता हो और इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो, इन सारे कारणों से यह मतपत्र खारिज होगा।
अगर यह खारिज होता है तो इन सब को वापस मोड़ेंगे। अगर घोषणा मिली है तो घोषणा, नहीं तो केवल छोटा लिफाफा। इन दोनों को बड़े लिफाफे में डालें और खारिज वाले ट्रे में अलग से डालेंगे। अब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि सारे लिफाफे हमको सही मिले, घोषणा सही भरी हुई थी, बैलेट पेपर का सही नंबर लिखा हुआ था और अभी प्रमाणन किया जा चुका था। हमने ये बड़ा लिफाफा हटा दिया, घोषणा हमने एक अलग फाइल में रखी और ऐसे सारे सही लिफाफे हम सही वाले ट्रे में रखते गए। अभी कोई भी लिफाफा खोला नहीं जाएगा। जब सारे लिफाफे, बड़े लिफाफे इस प्रकार खुल गए तो बड़े लिफाफे वहां से हटाए जाएंगे, सभी घोषणाएं एक साथ टैग करके वहां से हटाई जाएंगी और जब ये सब कुछ वहां से हटा दिया जाए तब यह छोटा लिफाफा खोला जाएगा। यह इसलिए जरूरी है कि मतपत्र का क्रमांक यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मतदाता का नाम नहीं है, लेकिन इसी घोषणा में मतपत्र का क्रमांक और मतदाता का नाम लिखा हुआ है, यानी उसकी गोपनीयता भंग हो सकती है कि उसने किसको मतदान किया था। इसलिए जब तक यह सब कुछ उस कमरे से हटा नहीं दिया जाता तब तक छोटा लिफाफा खोला नहीं जाएगा। हम ये मान लें कि हमने सब कुछ हटा लिया। अब हम छोटे लिफाफे को खोलेंगे और इसके भीतर से मतपत्र को निकालेंगे। मतपत्र में मतांकन किया होगा। मतांकन का कोई भी जरिया हो सकता है, वो पेन से मार्क कर सकता है, वो पेंसिल से मार्क कर सकता है, वो टिक कर सकता है, वो क्रॉस कर सकता है, वो गोल घेरा बना सकता है। केवल रिटर्निंग अधिकारी को यकीन होना चाहिए कि यह मतांकन किया गया है, किसी अभ्यर्थी विशेष के खाने में मतांकन किया गया है। मतांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया है कि किसको वैध मानेंगे, किसको अवैध मानेंगे। ये हमारी पीपीटी में आप देख लेंगे, उसको नमूने के साथ दिखाया गया है और इस तरह से बारी बारी से मतगणना की जाएगी। जितने खराब लिफाफे मिले, यानी खारिज होने योग्य लिफाफे मिले, वे सब एक साथ इन पर सील लगा के किस कारण से खारिज किया एक बंडल बना करके हटाए जाएंगे और इनको एक साथ लिखा जाएगा कितने मतपत्र थे जो खारिज किए गए, इनको सील बंद करके हटा दिया जाएगा। आखिर में जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितने मतपत्र खारिज किए गए प्रतिक्षेपित, तो ये ध्यान रहे कि प्रतिक्षेपित में इन लिफाफों को भी अगर प्रतिक्षेपित किया गया है, यानी गणना के लिए बैलेट पेपर लिए ही नहीं गए थे, तब भी प्रतिक्षेपित में ये शामिल होंगे और कुल प्राप्त मत में भी ये शामिल किए जाएंगे। धन्यवाद।